अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक सांप से। वो सांप एक बालिश्त के बराबर लंबा था। जसामत से वो सांप का बच्चा लगता था। जब मैंने इसे गोदाम से पकड़ा, जहां वो एक चावल के खुले रह जाने वाले तोड़े के अंदर मजे से सोया हुआ था, और इसी तोड़े को मैंने उठाने के लिए हाथ लगाया ताकि रास्ता से एक तरफ रख दूं कि तोड़े को छूते ही मेरी नजर इसके अंदर सांप पर चली गई। इस सांप ने भी मेरी मौजूदगी महसूस कर ली। इसी वक्त इसने आंखें खोली और सर उठाकर गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपनी दो शाखा जुबान अंदर बाहर करने लगा। वो सांप छोटा सा था, लेकिन इसको देखकर मेरे जिस्म ने जैसे काम करना छोड़ दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। इधर वो मेरी तरफ देखते हुए जुबान अंदर बाहर कर रहा था। मुझे और भी डर लगा, क्योंकि इसे तो मुझसे डर कर छुपने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे गौर से देख रहा था, बल्कि सही मानों में घूर रहा था। मैंने इधर उधर देखा ताकि अगर कोई डंडा वगैरह नजर आए तो इसे मार सकूं। इन तोड़ों के पास ही मुझे लोहे की एक सलाख पड़ी नजर आई। मैंने आगे होकर जल्दी से इसे उठाया ही था कि इससे कुछ आगे तोड़े के पास शीशे की एक बोतल चौड़े मुंह की नजर आ गई। अचानक इस सांप को मारने का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया और इसकी जगह सांप को पकड़ने के ख्याल ने ले ली। और ये ख्याल आते ही मैं चौंक उठा। अचानक मेरे जहन ने इस सांप को पकड़ने के बारे में कैसे सोच लिया था। कहाँ तो इस सांप से मैं बुरी तरह खौफजदा होकर इसे मारने लगा था, और फिर इसको पकड़ने का ख्याल। मैंने वो बोतल उठा ली जो कि खाली थी। अंदर से बिल्कुल साफ, बाहर हल्की हल्की धूल थी, जिसे मैंने एक कपड़े से साफ कर लिया। वो बोतल और सलाख लेकर मैं जल्दी से वापस इस तोड़े तक आया, जिसके अंदर सांप चावलों के ऊपर लोटपोट हो रहा था। चावल का तोड़ा आधा खाली था, इसीलिए वो सांप तोड़े से बाहर नहीं निकल सकता था। वो सांप वैसे तो आम सांप ही की तरह था, लेकिन इसकी जिल्द चमकदार और सतरंगी सी थी। इसकी आंखें रोशन रोशन थीं और इसके सर पर जिल्द उभरी उभरी थी। मैंने बोतल का ढक्कन उतार लिया और इसका मुंह सांप के मुंह के आगे करके बोतल को चावलों के ऊपर फेंक दिया। लोहे की सलाख से मैं सांप को आहिस्ता आहिस्ता मारने लगा। सांप कभी इधर हो जाता तो कभी उधर, साथ ही गुस्से से अपनी दो शाखा जुबान अंदर बाहर करके मेरी तरफ घूरता रहा, लेकिन मैंने इसको मारना ना छोड़ा। तो आखिर तंग आकर इसने बोतल में घुस जाना ही बेहतर समझा। इसके अंदर दाखिल होते ही मैंने बोतल पर ढक्कन लगा दिया। इस सांप को बोतल में बंद करके मुझे एक अजीब सी खुशी की लहर अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई। मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं गोदाम में गया क्यों था। मैंने एक छोटी सी कील से बोतल के ढक्कन में दो छोटे छोटे सुराख किए ताकि अंदर हवा का खराज रहे। बोतल के अंदर वो सांप कुंडली मारकर बैठ गया था और मुंह से बोतल के शीशे को चोट मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये शीशा मोटा और बहुत मजबूत था, और अगर मजबूत ना भी होता तो वो छोटा सा सांप इसे कैसे तोड़ सकता था। बोतल के अंदर इस सांप की जिल्द और चमकने लगी थी, और इस बोतल के शीशे में से कौसे कज़ा की तरह रंग बिखर रहे थे। मैंने इस सांप वाली बोतल को गोदाम में बोरियों के पीछे छुपा दिया और वापस सेठ के दफ्तर में पहुंचा। अरे आबिद, मैंने तुम्हें गोदाम में एक छोटे से काम के लिए भेजा था और तुम वहां जाकर सो गए। कमरा में दाखिल होते ही सेठ गफूर ने शीशों वाली मोटी ऐनक के ऊपर से मुझे देखते हुए कहा। सेठ की बात सुनकर मैंने सर खुजाया। सेठ साहब, मैं 1 मिनट में आया। ये कहते ही मैं भागकर गोदाम में पहुंचा और दाल की बोरियां गिनकर एक नजर सांप वाली बोतल को देखकर वापस आ गया, जबकि सेठ बड़ी बेकरारी से मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने इसे दाल की बोरियां बतानी थी और इसने मजीद के लिए फोन पर ऑर्डर बुक करवाना था। सेठ गफूर आड़त का व्यापारी था। इसके दफ्तर और गोदाम में हम 3 लोग मुलाजम थे। मैं दफ्तर बॉय, सेठ का मुंशी और कभी कभी इसका ड्राइवर भी बनना पड़ता था। मेरे अलावा 2 मजदूर और थे जो कि गोदाम में काम करते थे और परचून व थोक की दुकानों तक सामान छोड़ने के लिए जाते थे। मैं मैट्रिक पास था, जबकि वो दोनों अनपढ़ थे। आज भी वो दोनों सामान छोड़ने कुछ दूर गए हुए थे। शाम तक इनकी वापसी होती, इसीलिए शाम तक मैं मुतमिन था। शाम से थोड़ी देर पहले जब सेठ उठकर बाथरूम गया तो मैंने वो बोतल लाकर अपने कपड़े के बड़े से थैले में डाल दी, जिसमें मैं खाने का टिफिन रख कर लाता और ले जाता था। सेठ बाथरूम से निकला तो फोन की घंटी बजने लगी। इसने पहले मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर खुद ही फोन उठा लिया। जी बेटा जी। शायद दूसरी तरफ सेठ की बेटी थी।
बेटा मैं अभी भिजवा देता हूँ, सेठ ने दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा और फोन रखकर मेरी तरफ देखा, साथ ही अपनी गाड़ी की चाबी भी मेरे सामने रख दी। सुरैया बेटा को 10 मिनट में गाड़ी चाहिए, तुम गाड़ी ले जाओ और उधर ही से घर चले जाना, सेठ ने अपनी बेटी का नाम लेते हुए मुझे कहा और मैं जल्दी से चाबी उठाकर सेठ को सलाम करते हुए अपना थैला उठाकर वहां से निकल आया। गाड़ी इसकी बेटी को देकर अपने घर पहुंचा, थैला एहतियात से अपने कमरे में रखा और इसमें से टिफिन निकालकर बर्तन धोने वाली जगह पर रखकर अम्मी अब्बू के पास चला गया, जो कि सहन में बैठे बातें कर रहे थे। आजा आबिद बेटा इधर हमारे पास। मैं सलाम करके अम्मी अब्बू के सामने एक कुर्सी पर बैठने लगा तो अम्मी ने चारपाई पर अपने पास हाथ से इशारा करते हुए कहा। मैं कुर्सी से उठकर अम्मी के पास जा बैठा। आज कंजूस सेठ ने तुम्हें इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दे दी? अम्मी के लहजे में हैरत थी। सेठ की बेटी को कार चाहिए थी, सेठ ने मुझे कार देकर अपने घर भिजवा दिया और साथ ही छुट्टी दे दी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जुलेखा इस तरह ना कहा करो, आबद की तालीम ही क्या है, बस मैट्रिक। सेठ साहब ने एक मैट्रिक पास को मुलाजमत देकर हम पर एहसान किया है। जी जी बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो, मैं सब जानती हूँ। वो कंजूस सेठ 3 काम करवाता है मेरे बेटे से और देता क्या है, चंद हजार रुपए। इसकी जगह कोई और भी पढ़ा लिखा होता तो इतनी तनख्वाह में मेरे बेटे जितना काम नहीं कर सकता था। अम्मी अब्बू की बहस कुछ तवील होने लगी तो मैंने इजाजत लेकर उठना ही बेहतर समझा। जा बेटा अंदर जाकर आराम कर, अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा और मैं कमरे में आकर लेट गया। रात का खाना खाते ही मैं अम्मी अब्बू के सोने का इंतजार करने लगा। वैसे तो वो मेरे कमरे में बहुत ही कम आते थे, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी थी। जब बाकी घर की लाइट्स ऑफ हो गई तो मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और अपना थैला लेकर बिस्तर पर जा बैठा। आहिस्ता आहिस्ता थैला खोलकर इसके अंदर से सांप वाली बोतल निकाली और सांप को देखा, जो कि कुंडली मारे अपना सर दुम पर टिकाए गालबन सो रहा था। मैंने बोतल को सामने मेज पर रख दिया। बोतल के हिलने से सांप किसमसाया और इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा। मुझे अपनी आंखों में जलन सी होने लगी तो मैंने एकदम ही इसकी तरफ से आंखें फेर लीं और चारपाई पर लेटकर इस सांप के बारे में सोचने लगा कि मैं इस इंसान दुश्मन को मारने की बजाय अपने साथ क्यों ले आया, लेकिन इसके बारे में जहन कोई वजाहत बात ना सोच सका। मैं सोचते हुए इस सांप की तरफ भी देख लेता था, जो कि अब अपनी दुम पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और मुंह से अपनी 2 शाखा जुबान बार बार अंदर बाहर कर रहा था। फिर वो अपने जिस्म को बल देने लगा। मैं बड़ी महवियत से इसे देख रहा था। इसने मेरी तरफ देखा और अपना सर जोर जोर से शीशे से टकराने लगा। अब इसकी जुबान तेजी से अंदर बाहर हरकत कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुस्से में था। इसकी ऐसी हालत देखकर मैं परेशान हो गया और उठकर बोतल के करीब हो गया। सांप गुस्से से बल खा रहा था। अचानक मेरे जहन में आया कि इसे कहीं भूख तो नहीं लगी। ये ख्याल आते ही मुझे झटका लगा और मैं उठकर किचन से थोड़ा सा दूध ले आया। बोतल के ढक्कन को आहिस्ता से खोला और फिर जल्दी से थोड़ा सा दूध बोतल के अंदर डालकर ढक्कन लगा दिया। सांप ने अपना मुंह बोतल के अंदर जमा होने वाले दूध में रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध इसके पेट में जाने लगा। दूध पीकर इसने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। इसके सर की जिल्द किसी मुर्गी की कलगी की तरह उठी उठी सी लगने लगी। कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर कुंडली मारकर सर को दुम पर टिका दिया। मैंने लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। सुबह उठकर मैंने बाकी बचा दूध बोतल के अंदर डाल दिया, जिसे सांप पीने लगा और फिर इस बोतल को अपनी अलमारी में ताला लगाकर रख दिया। दफ्तर पहुंचा, सफाई वगैरह की, चीजों को तरतीब से रखा। इतनी देर में सेठ भी आ गया। इसके कुछ ही देर बाद ऑर्डर किया हुआ माल भी एक ट्रक में आ गया, जिसे गिनकर मैंने गोदाम में रखवाया। जब सामान सारा उतार चुका तो मजदूर गोदाम में आराम करने लगे और मैं तमाम बोरियों की लिस्ट बनाकर सेठ के पास ले गया। आबिद, माल पूरा है ना? इसने लिस्ट सुनकर सर हिलाते हुए मुझसे पूछा। जी सेठ जी, माल पूरा है। तो ठीक है, अब तुम बैंक जाओ और उन्हें ऑनलाइन पेमेंट भेज दो। सेठ ने नया हुक्म दिया, लेकिन मैं बैंक खुशी से जाता था। अगर वो कहीं और जाने का कहता तो मेरी तबीयत यकीनन खराब हो जाती। वो बैंक 2 ब्लॉक छोड़ कर ही था। मैं सामान की गिनती और इसे तरतीब से रखते हुए कुछ थक सा गया था, लेकिन बैंक की तरफ मेरे कदम तेजी से उठ रहे थे, क्योंकि वहां एक लड़की थी, सुंदस, अपने नाम ही की तरह खूबसूरत और अच्छे अखलाक और आदात की। मेरा जब भी बैंक में जाना होता, वो जहां भी बैठी होती, मेरी निगाहें इसे तलाश करती।
शुरू शुरू में मुझ में एक झिझक सी थी। एक तो मैं गरीब था और दूसरा कम पढ़ा लिखा, इसलिए जब कभी सुंदर कैश काउंटर पर बैठी होती तो मैं बहुत कम ही बात करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका अच्छा रवैया देखकर मैं इससे बैंक के अलावा भी कोई ना कोई बात करने लगा था। गर्मी पड़ रही है और जिस्म जलने लगा था, लेकिन यहाँ आकर सुकून मिल गया। मेरी बात के जवाब में इसने मुस्कुरा कर देखा और सर को ठीक है के अंदाज में हिला दिया। वो ऑनलाइन बिल पुर कर रही थी। इसके बालों की एक लट इसके खूबसूरत गाल पर अटखेलियां कर रही थी। बिल पुर करने के बाद इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस बिल के साथ रकम कोने वाले काउंटर पर जमा करा दें। इसने मुझे गाइड किया तो मैं इसकी तरफ देखता हुआ वहां से उठ गया और रकम जमा करवा कर वापस सेठ के पास दफ्तर पहुंचा। इधर उधर के काम और फिर रात को छुट्टी। रात को घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अलमारी को खोलकर बोतल में बंद सांप की खैर खबर ली, जो बोतल के अंदर कुंडली मारे सर को अपनी दुम पर टकाए आंखें बंद किए पड़ा था। वो कमरा में आते हुए अपने साथ थोड़ा सा दूध ले आया था। बोतल का ढक्कन खोलकर मैंने जल्दी से दूध अंदर डाल दिया। दूध सांप के ऊपर गिरने लगा तो सांप हड़बड़ाकर उठ गया। मेरी मौजूदगी महसूस करते ही इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी आंखों और चेहरे पर हल्की सी तपश महसूस होने लगी तो मैंने जल्दी से नजरें फेर लीं और इस बोतल को उठाकर मेज पर रख दिया। सांप अब दूध पी रहा था। मैं इसको देखते हुए सोचने लगा कि इस सांप को लाने में, घर में रखने में मेरा क्या फायदा है, लेकिन मेरा जहन इससे आगे सोचने से कासिर था। इस सांप को 10 दिन हो गए तो इसकी जिसामत पहले से कुछ बड़ी हो गई और इसकी जिल्द के रंग अब बहुत नुमायां हो गए थे। इसके सर पर जिल्द किसी ताज की तरह ऊपर को उठ गई थी। रात को सोते हुए मुझे ऐसा लगा कि कमरे में रोशनी हो रही है। मैंने जल्दी से आंखें खोली तो वाकई कमरा रोशन सा हो रहा था। मैंने कमरा में मौजूद बल्ब की तरफ देखा, लेकिन वो ऑफ था। इसके बाद मैंने रोशनी की तरफ देखा तो मेज पर रखी बोतल जिसमें सांप बंद था, इससे रोशनी फूटकर कमरे को रोशन कर रही थी। मैं हैरान होकर इस मंजर को देखे जा रहा था। बोतल के अंदर सांप अपनी दुम के सहारे खड़ा झूम सा रहा था। कभी वो खड़ा खड़ा घूम जाता और कभी अपने सर और जिस्म को हिलाने लगता। कैसा मंजर था वो, जिसने मुझे मशहूर सा कर दिया। और फिर अचानक ही इस सांप ने अपना जिस्म फेंकने के अंदाज में कर दिया और कुंडली मारकर सर को दुम पर रख दिया। इसी वक्त बोतल से छूटती रोशनी एकदम ही बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं हैरान सा अपनी चारपाई पर लेटा रह गया। जब कुछ मिनट बाद मेरी आंखें अंधेरे से मानूस हो गईं और हल्का सा दिखाई देने लगा तो मैं उठकर मेज पर रखी बोतल को देखने लगा और सोचने लगा कि मैंने जो कुछ देखा वो कोई ख्वाब था या हकीकत। मेरा जहन इस मंजर को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो हैरतनाक मंजर देखा था। मैं बोतल के पास हैरान खड़ा इस सांप के बारे में सोच रहा था। मुझे ये सांप किसी खास नस्ल से लग रहा था। मेरे जहन में ख्याल आने लगा कि सांपों के बारे में मालूमात रखने वाले आदमी से इस सांप के बारे में पूछना चाहिए। दूसरे दिन गोदाम में काम करने वाले एक मजदूर ने कच्ची बस्ती में एक सपेरे के मुतल्लिक पता चला और फिर रात को छुट्टी करने के बाद मैं उधर ही से कच्ची बस्ती की तरफ चला गया। वो सपेरा मुझे अपनी कोठड़ी में ही ले गया। मैंने इससे थोड़ी देर इसके पेशे के बारे में मालूमात ली, जिसके बारे में वो बहुत खुश होकर बता रहा था। और जब मेरी इससे गपशप कुछ ज्यादा हो गई तो मैंने इससे अपने मतलब का सवाल पूछ लिया। आपने कभी कोई ऐसा सांप भी देखा या पकड़ा है जो जिसामत के लिहाज से छोटा सा हो, इसके सर पर ताज सा हो और कभी कभी रात को इसमें से रोशनी फूटती हो? तुम्हें ऐसे सांप के बारे में कैसे पता चला? इसने मेरी बात खत्म होते ही जल्दी से पूछा। क्यों जी, ये कोई खास किस्म का सांप है क्या? मैंने इसके सवाल के जवाब में एक और सवाल कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो एक मखसूस नस्ल का सांप होता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं। दरिया के साथ जो जंगल है, इसमें एक जोगी बाबा रहता है। वो तुम्हें इस सांप के बारे में सही बता सकता है। क्या वो सांप तुम्हारे पास है? नहीं, मैंने इस सांप के बारे में कुछ पढ़ा तो मुझे तजस्सुस हुआ इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लेने का। बस आप ऐसा समझें कि मेरा शौक है। अच्छा, तो फिर अगर जाना हो जोगी बाबा के पास तो आ जाना। दिन में किसी वक्त मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसने मेरी बात सुनकर कहा और फिर मैं इसके पास से उठकर वापस घर आ गया। मैं इस रात सहरी तक जागकर सांप की तरफ देखता रहा, लेकिन इस रात रोशनी ना हुई तो मैं सो गया। सोने से पहले जोगी बाबा के पास जाने का ख्याल मेरे जहन में तकवीयत पकड़ चुका था।
लेकिन इस सपेरे के बगैर ही जाना चाहता था। दूसरे दिन गोदाम और दफ्तर में बहुत मसरूफ रहा। सामान इधर उधर भिजवाना था। 2 चक्कर बैंक के लग गए, जहां मिस सुंदर से मुलाकात थकन में कुछ कमी का बाइस बनी। आज इसे देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि काश सुंदस मेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन ये बस एक ख्वाहिश ही थी। कहाँ मैं गरीब कम पढ़ा लिखा और वो पढ़ी लिखी, साथ ही बैंक मैनेजर की बेटी थी। घर से भी वो दौलत के लिहाज से मजबूत थे। अगले दिन जुम्मा था। मैंने हाफ टाइम पर छुट्टी ले ली। सेठ ने बहुत मुश्किल से छुट्टी दी। अम्मी अब्बू भी हैरान थे, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि एक दोस्त की मंगनी में जाना है। कमरे में जाकर मैं तैयार हुआ और थैले में सांप वाली बोतल को डालकर बाहर निकलने ही लगा था कि मुझे ख्याल आया कि पहले इस जोगी बाबा से मिल लेना चाहिए, उसके बाद ही ये सांप लेकर जाऊंगा। मैंने बोतल अलमारी में बंद कर दी और बाहर आकर सड़क से एक टैक्सी पकड़ी और दरिया किनारे जंगल के करीब उतर गया। मैं दरिया के किनारे पर खड़ा टैक्सी को दूर जाते देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो मैंने जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जंगल ज्यादा घना ना था, कांटेदार दरख्त बहुत ही कम थे। जंगली घास और मोटे मोटे डंडियों वाली बूटी ने दरख्तों के अंदर जंगल की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। तकरीबन 1 घंटा तलाश के बाद मुझे जंगल के काफी अंदर, लेकिन दरिया से कुछ ही फासला पर 4 दरख्तों के दरमियान मुझे एक कुटिया नजर आ गई, जिसके थोड़ा ही आगे एक आदमी मेरी तरफ पीठ किए किसी चीज को आग लगा रहा था। मैंने इसके बिल्कुल पास पहुंचकर सलाम किया तो इसने जल्दी से पलट कर देखा और खड़ा हो गया। इस आदमी को देखकर मेरे होंठों पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो एक मजबूत बॉडी, चेहरे पर तिरछी हुई दाढ़ी, जिसका एक बाल भी सफेद ना था और ना ही मुझे किसी कलर से काली की हुई लग रही थी। सपेरा इसे जोगी बाबा कह रहा था। हाँ, इसके गले में 2 मोटे मनकों वाली मालाएं पड़ी थी, जैसा कि जोगियों और फकीरों के गले में होती हैं। इसके सामने ईंटों के चूल्हे पर एक देगची रखी थी, जिसके नीचे आग जल रही थी। मैंने आगे बढ़कर इससे हाथ मिलाया। इसकी पकड़ काफी मजबूत थी। नौजवान, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? इसने मुझे अपनी कुटिया के अंदर ला बिठाया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे एक मसला, बल्कि एक तजस्सुस आपके पास ले आया है। मेरे ये कहते ही इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। चंद साथ इस कुटिया में खामोशी सी छा गई। मैं कुटिया का जायजा लेने लग गया। कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुराना सा लोहे का ट्रंक और पुरानी ही दरी जिस पर के हम बैठे हुए थे। हमारे दाएं कुटिया की दीवार पर एक पर्दा सा लगा था। मैंने अंदाजा लगाया कि साथ या तो बाहर निकलने का एक रास्ता है या फिर कोई कमरा वगैरह। नौजवान, पहले तू अपना नाम बताओ ताकि बात करने में आसानी हो, और फिर अपना मसला बता दो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं इसमें तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूं। मेरा नाम आबिद है, समनाबाद से आया हूं। इसके बाद मैं सोचने लगा कि बात कहां से शुरू करूं और कैसे अल्फाज चुनूं ताकि बात में वजन पड़ जाए और आसानी से अगले की समझ में भी आ जाए। वो जोगी चुपचाप मेरा चेहरे की तरफ देखता रहा। इसके होंठों पर वही मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मैं एक सांप के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ। आखिर मैंने बात शुरू की, लेकिन इस जोगी ने कोई जवाब ना दिया और ना ही पूछा कि मुझे इसके पास किसने भेजा और मुझे कैसे पता चला कि जोगी को सांपों के बारे में जानकारी है, बल्कि वह चुपचाप शफकत भरे अंदाज से मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैंने इस सांप के बारे में बात शुरू कर दी। थोड़ी सी बात सुनकर वो चौंक उठा। इसके चेहरे के तासरात से एक इश्तियाक सा झलकने लगा। आखिर में मैंने इसे बताया कि कैसे इस सांप से रात में अजीब सी रोशनी फूट रही थी और वो झूम भी रहा था। मेरी आखिरी बात सुनकर वो जोगी खड़ा हो गया। इसने मुझे दोनों कंधों से पकड़कर हल्का सा झंझोर डाला। ये सांप वाकई तुम्हारे पास है? कहाँ है, दिखाओ मुझे। इसने बेकरारी से पूछा। हाँ, मेरे पास है, मेरे घर में, मेरे कमरे में। मैंने जल्दी जल्दी इससे जवाब दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि वो कैसे मुझे मिला। वो सांप अभी लेकर आओ, किसी भी तरह। इसके लहजे से इज़्तिराब वो बेकरारी साफ नजर आ रही थी। नहीं, अभी लाना मुश्किल है, मैं फिर किसी दिन लाऊंगा। फिर किसी दिन नहीं, सुबह सुबह। अगर अब नहीं ला सकते तो सुबह। तुम्हें कैसे बताऊं कि इस सांप के लिए मैं कहां कहां मारा फिर रहा हूं। इसने आखिरी बात खामोशी से की, लेकिन मैंने सुन ली। लेकिन मैं सुबह नहीं आ सकता, मेरी नौकरी का मसला है। मेरा सेठ मुझे खड़े खड़े निकाल देगा। मैं इस सांप के बदले में तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम्हें किसी की मुलाजमत करने की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि तुम खुद मुलाजम रखोगे। इसकी बात सुनकर मैंने इसकी कुटिया की तरफ बेसाख्ता एक तायराना नजर डाली।
आबद तुम हमारी ज़ाहरी हालत ना देखो। इसके लहजे में इस दफ़ा नाराज़गी थी, लेकिन इसकी आंखों में एक चमक सी थी। मैं थोड़ी देर बाद इससे कल सांप को लाने का वादा करके वापस घर आ गया और पूरी रात जागे सोते गुजर गई। यही सोचता रहा कि क्या करूं। सांप की मेरे लिए कोई वक़्त ना थी, लेकिन अगर मैं सुबह जाता और वह जोगी सांप लेकर मुझे कुछ भी ना देता तो नौकरी भी जाती और सांप भी। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किस्मत आजमाई जाए और फिर गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह काम पर जाने के वक्त खाने का टिफिन और बोतल, जिसमें कि सांप बंद था, थैले में डालकर घर से निकल आया, क्योंकि मैं घर में नहीं बताना चाहता था कि मैं आज छुट्टी करूंगा या फिर मैं जंगल में एक जोगी के पास जा रहा हूं। इसीलिए मैंने खाना बनवाकर टिफिन में डाल लिया और साथ ले लिया। मैं मुख्तलिफ किस्म के सपनों में खोया हुआ टैक्सी से दरिया के किनारे जंगल के उसी रास्ते पर उतर गया जहां से इस जोगी की कुटिया का रास्ता आसान था। वो अपनी कुटिया के बाहर बेचैनी से मटर गश्त कर रहा था। मुझे देखते ही भागकर मेरे पास पहुंचा और मुझे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर जकड़ सा लिया। इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो लाए हो? इसने सरगोशी की। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। कहाँ है, कहाँ है? इससे खुशी से बोला ही नहीं जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से दायां हाथ ऊपर करके इसे थैला दिखाया। इसने मुझसे थैला झपट लिया और भागते कदमों से अपनी कुटिया में जा घुसा। इसके मुझे छोड़ते ही मैंने 2-3 अंगड़ाइयां ली और जिस्म को सेट करने लगा। साथ ही मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जोगी के पीछे कुटिया में चला गया, जहां वो बोतल को दोनों हाथों में पकड़े सर से ऊपर करके सांप को बगौर देख रहा था। सांप पहले से काफी बड़ा लग रहा था। शायद दूध पीकर फूल गया था या फिर बड़ा हो रहा था। जोगी के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। ऐसा लगता था जैसे इसका कोई ख्वाब पूरा हो गया था। इसी सांप की तलाश में मैं कब से इस जंगल में अपने आप को डाले बैठा हूँ। इसके बदला मैं तुम्हें जितना भी दूं वो कम ही होगा, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इधर आओ। इसने कुटिया की अंदरूनी दीवार में लगे पर्दे की तरफ बढ़ते हुए कहा। दूसरी तरफ कुटिया का दूसरा कमरा था, जिसमें दाखिल होते ही मुझे लगा कि मैं किसी हकीम के मतब में आ गया हूँ, क्योंकि दीवारों के साथ लकड़ी की अलमारियां लगी थीं, जिनमें शीशे के बहुत से मर्तबान रखे थे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के हरेरा जात और अद्वियात थी। इस कुटिया के फर्श पर एक गंदी सी दरी बिछी थी और दरी को हटा दो। इसने दरी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा। मैंने दरी को मुकम्मल फर्श से हटा दिया। इस जगह एक छोटा सा होल बना था, जिसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन था। इसने आगे बढ़कर वो ढक्कन उठा दिया। इस होल के अंदर एक छोटी लकड़ी की संदूकची पड़ी थी। जोगी ने ऊंची आवाज से किसी अनजानी जुबान में कुछ पढ़ते हुए अपने दोनों हाथों पर फूंका और फिर झुककर इस संदूकची को उठा लिया और मुझे इशारा करते हुए बाहर आ गया। मैं भी इसके पीछे ही बाहर वाली कुटिया में आ गया। इसने संदूकची फर्श पर रख कर खोल दी। सांप वाली बोतल वो अंदर वाली कुटिया में ही छोड़ आया था। मैं बिल्कुल इसके पास ही खड़ा था। इस संदूकची के अंदर ज़र व जवाहरात तरतीब से मौजूद थे, जिन्हें देखते ही मेरी आंखें चंदिया गईं। ये सब तुम्हारा है, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ और 3 दिन बाद 14वीं की रात जरूर मेरे पास यहाँ आना, क्योंकि इस सांप पर ज्यादा हक तुम्हारा है। इस रात तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सांप चीज क्या है। ये कहते ही वो अंदर कुटिया में चला गया और मैं इस संदूकची को लेकर इसी जंगल में एक जगह शाम होने का इंतजार करने लगा, ताकि रात के अंधेरे में इस संदूकची को छुपा कर घर ले जाऊं। और फिर मैं इस संदूकची को घर बहिफाजत लाने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके बाद 2 रातें मैंने ये सोचते गुजार दी कि मैं इनको बेचूं कैसे, क्योंकि जिस सोने के काम करने वाले के पास मैं जाता वो ये ज़रूर पूछता कि ये सोना और जवाहरात मेरे पास कहाँ से आए। 14वीं की रात भी आ गई। मैं इस कश्मकश में था कि इस जोगी के पास जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे अब इतना मिल चुका था कि मुझे अब किसी और की ज़रूरत ना थी। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपाई हुई थी। दिन को आवारागर्दी करता रहता ताकि घर वालों को ना पता चले कि मैंने काम छोड़ दिया है। बहुत सोचने के बाद आखिर मैं रात 10 बजे के करीब इस जोगी के ठिकाने पर जा पहुंचा, जहां कुटिया के बाहर ही वो आग जलाई कुछ तैयार करने में मगन था, क्योंकि कुछ पकाए जाने की खुशबू आ रही थी। मैं भी इसके पास ही जा बैठा। कुछ बोलना नहीं, बस देखते रहना, इसने मेरे बैठते हुए कहा। आज के जोगी और उस दिन के जोगी में काफी फर्क था। आज जोगी ना ही मोहब्बत से बात कर रहा था और ना ही मेरी तरफ देख रहा था, बल्कि वो देगची में मुसलसल चमचा चला रहा था और साथ साथ कुछ बुदबुदा भी रहा था। 15-20 मिनट बाद
इसने बाईं तरफ कपड़े के नीचे हाथ डालकर वो सांप वाली बोतल निकाल ली, जिसे देखकर मैं हैरान हुआ कि इस सांप का क्या करना है। फिर जोगी ने इसी अनजान सी जबान में ऊंची आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और बोतल का ढक्कन खोलकर सांप को अपने सामने रखे एक तख्ता पर गिरा दिया। आग की रोशनी में मुझे वो सांप पहले से ज्यादा जसीम लगा। इसके जिस्म से रंगीन रोशनी फूटने लगी तो जोगी ने सांप के ऊपर हाथ रखकर इसी तख्ता पर दबाए रखा और अपने सामने रखी हुई बड़ी सी छुरी उठा ली। इसका इरादा भांपते ही मेरे जिस्म में सुइयां सी चुभने लगी और मैं वहां से उठने के बारे में सोचने लगा, लेकिन जब मैंने उठना चाहा तो मुझसे उठा ना गया। ऐसा लगा कि मुझ में जरा सा भी जोर ना हो। जोगी ने किसी माहिर कसाई की तरह छुरी पकड़ी हुई थी और सांप को बाएं हाथ से दबा रखा था। इसके पड़ने की आवाज पहले से ऊंची हो रही थी। फिर मेरे देखते ही इसने किसी कसाई ही की तरह इस सांप का सर काट कर परे कर दिया और मछली की तरह सांप को साफ करके काट कर कतले बना लिए। इसके बाद वो कतले इसने देगची में डाल दिए। मैं ये सब देखकर सुन्न हुआ जा रहा था। थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बहुत अच्छे, तुमने मुझसे कुछ ना पूछकर मुझे बहुत से सवालों से बचा लिया। अब एक बात गौर से सुनो। 2 सुनार मेरे मुरीद हैं जो कि यही काम करते हैं। उनके यहाँ मेरा बताकर वो जवाहरात बेचना है, क्योंकि और कोई भी नहीं लेगा। अगर किसी ने ले भी लिए तो बहुत सस्ते दामों लेगा। अब मेरी तरफ देखते रहो। वो ये कहकर चुप हो गया। मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया था। मैंने इसके मुरीदों के नाम याद कर लिए। इसके कुछ मिनट बाद ही इसने देगची उतार दी और दाईं तरफ रखे एक लिपटे हुए कपड़े को अपने सामने रखकर इसमें से रोटी निकालकर सांप के सालन से खाने लगा। तुम भी खाओ, इसने मेरी तरफ रोटी बढ़ाते हुए कहा। मैंने जल्दी से सर को ना में हिलाया तो वो मुस्कुराने लगा। फिर 3 रोटियां खाने के बाद इसने एक छोटा सा डकार लिया और उठकर दरिया की सिमत भाग पड़ा। मैं हैरान होने लगा कि इसे अचानक क्या हो गया। दरिया के पास पहुंचते ही इसने एक जंप लिया और मैं समझा कि वो दरिया में नहाने की गरज से छलांग लगा रहा है। हो सकता है कि सांप का सालन खाकर इसे अचानक गर्मी का एहसास हुआ हो, लेकिन अगला मंजर देखकर ना सिर्फ मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया बल्कि चलकर दरिया तक जा पहुंचा, क्योंकि जोगी दरिया में गिरने की बजाय हवा में बुलंद होकर उड़ता हुआ फजा में दरिया के दूसरे किनारे गायब हो गया। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। किसी इंसान का उड़ना फिल्मों और कहानियों में पढ़ा और देखा तो था, लेकिन हकीकी जिंदगी में नामुमकिन। मैंने अपनी आंखों से इस जोगी को हवा में उड़ते देखा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैं इसी हैरत में खोया, ये तक भूल गया कि मैं एक जंगल बियाबान में खड़ा हूँ। मैं ऐसे ही हैरत में गुम सा वापस मुड़ा और वहां से भागने का सोचने लगा तो मेरी नजर इस देगची पर पड़ गई जिसमें सांप का सालन पका था, जिसे खाने के बाद जोगी में उड़ने की शक्ति आ गई थी। मैंने इस देगची को देखा तो मेरे दिमाग में खुदबुद सी होने लगी। मैंने देगची को उठाकर चांदनी की रोशनी में देखा तो देगची में हल्का सा सालन था। मैंने 7 पड़ी रोटियों में से एक रोटी उठाई और फिर देगची को अंदर से मुकम्मल साफ कर दिया। मुझे अपने अंदर गर्मी और अजीब से उभार का एहसास होने लगा। मैंने भी उठकर इस जोगी ही की तरह दरिया की तरफ दौड़ लगा दी और दरिया के पानी के पास पहुंचते ही एक जंप लिया। लेकिन ये क्या, मैं तो हल्का सा हवा में बुलंद होकर पानी में जा गिरा। वो तो शुक्र है कि पानी का बहाव तेज ना था। मैं जल्दी से हाथ पांव मारता हुआ पानी से बाहर निकल आया और मायूस सा वहां से चलता हुआ रोड तक आ गया, जहां कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब टैक्सी ना आई तो मैंने अपने घर की तरफ तेज कदमों से चलना और फिर भागना शुरू कर दिया। मुझे भागने में मजा आ रहा था, इसीलिए मैं तेज भागने लगा और ऐसे ही भागते हुए अपने घर तक पहुंचा। मुझे थकन का जरा भी एहसास ना हुआ। इसके बाद मैंने इन जेवरात जवाहरात और जेवरात को आहिस्ता आहिस्ता बेचकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू कर दिया। साथ ही प्राइवेट बीए कर लिया और अपना अकाउंट मिस सुंदस के बैंक में खोल लिया। अब मैं जितना भी काम करता मुझ में थकन का नाम वो निशान ना होता और वजनी से वजनी चीज भी मैं आसानी से उठा लेता हूँ। पढ़ाई में मेरा जहन इतना चलता है कि बस एक दफा कुछ पढ़ते ही मेरे हाफजे में फिट हो जाता है। मेरी कोठी शहर के एक पोश इलाका में है। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। ज्यादातर मैं 3 पीस सूट पहनता हूँ और अब खुलकर सुंदस से हल्की फुल्की गप लगाता हूँ। और आज शाम को सुंदस को चाय पर एक 4 स्टार होटल में इनवाइट किया हुआ है। मुझे यकीन है
कि सुंदस मेरी हमनवा व पार्टनर बन जाएगी। सुंदस मेरी इस काया पलट पर हैरान है। मेरी खुशी है कि आज की टी पार्टी डिनर में बदल जाए और हो सकता है कि ये डिनर हमारी खुशगवार जिंदगी के लिए यादगार बन जाए। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।